आज के मुख्य समाचार। गोपाल दास वर्मा ने सरकार पर साधा निशाना। फ्लाइंग फेस्टिवल में तीसरे दिन रोमांच अपने चरम पर। सरकार से उम्मीद पर मिला धोखा, ग्रामीणों में रोष। चैली सड़क होगी चौड़ी। टेट पास करना हुआ अनिवार्य। प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा रुझान, जगत सिंह नेगी। मलबा निपटान को बनेगी वैज्ञानिक योजना। प्रदूषण कम करने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को मिलेगा बढ़ावा। हिमाचल में गिरने लगा पारा। अब समाचार विस्तार से। हिमाचल प्रदेश में कर्मचारियों और पेंशनरों के बीच बढ़ते असंतोष को लेकर राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। वरिष्ठ नेता गोपाल दास वर्मा ने शिमला में मीडिया से बातचीत के दौरान कांग्रेस सरकार की नीतियों की कड़ी आलोचना की है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि मौजूदा कांग्रेस सरकार के 3 साल के कार्यकाल में कर्मचारियों और पेंशनरों को सिर्फ निराशा ही हाथ लगी है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने अपने चुनावी वादों को भुला दिया है और कर्मचारियों के जायज मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। गोपाल दास वर्मा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनरों के हित में कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। महंगाई भत्ते, वेतन विसंगतियों और पेंशन सुधारों के मुद्दे अब भी अधर में लटके हुए हैं, जिसके चलते यह वर्ग सरकार से नाराज है। गोपाल दास वर्मा ने कहा कि यदि सरकार ने जल्द ही कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं का समाधान नहीं किया तो आने वाले समय में इसका असर विधानसभा चुनावों पर भी देखने को मिल सकता है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि वह कर्मचारियों और पेंशनरों की समस्याओं को गंभीरता से ले। जो कार्यकाल है वो तो निराशाजनक ही रहा है। 3 साल होने को जा रहे हैं सरकार को और इन 3 सालों में कर्मचारियों पेंशनों को कुछ भी नहीं मिला है। 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिला, ना एरियर मिला, ना डीए मिला, ना डीए का एरियर मिला, ना मेडिकल रिवर्समेंट मिले। तो आप इस बात को देखिए कि मतलब ये बड़ा प्रदेश के अंदर जो 1,90,000 पेंशनर है, 2.5 लाख कर्मचारी हैं, ये तो बिल्कुल सरकार के टोटली खिलाफ हैं। 3 सालों में कुछ भी नहीं मिला है। आप देखिए 8-9 हज़ार पेंशनर बिना इलाज के मर गए, मेडिकल रिवर्समेंट का 1 पैसा नहीं मिला है। तो काहे की सरकार है फिर ये? जब ये दे नहीं सकती है तो छोड़ देना चाहिए इनको। और दूसरी बात ये है कि अभी 3% डीए जो है मुख्यमंत्री ने दिया, जबकि 16% ड्यू था। 16% ड्यू था तो 16% दे देना चाहिए था। आप बताइए 13% भी अभी है, 13% अभी बचा है। उसके अलावा जो पिछला जो एरियर है डीए का करोड़ों रुपए वो नहीं दिया है। तो आप बताइए इसमें फिर कर्मचारी क्या सहयोग करेंगे? अब तो असहयोग आंदोलन ही चलेगा। आपने जैसे देखा कि पेंशनर 17 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में जो है बड़ा भारी रैली और प्रदर्शन किया। ये तो एक ट्रेलर था, ट्रेलर कर्मचारियों ने पेंशनों ने किया और अब उनके परिवार भी जो पेंशनों के वो भी आएंगे, सचिवालय के बाहर धरना देंगे और सरकार को घेरेंगे। तो आप देखिए कि हर घर से एक पेंशनर है, हर घर से एक कर्मचारी है। तो आप बताइए विरोध नहीं होगा तो और क्या होगा? इसलिए हालात इस कदर ख़राब है कि आप देखो हिमाचल के जो, मैं आपको एक बात बताऊं, जो हिमाचल के मुख्यमंत्री है, उप मुख्यमंत्री हैं, विधायक हैं, इनको जो 30% वेतन बढ़ा दिया और कर्मचारियों कहते हैं कि हमारे पास देने को कुछ नहीं है। अपने लिए लूट रहे हैं सरकारी खजाने से पैसा और कर्मचारियों को देने के लिए कुछ नहीं है। ये तो इन्होंने सिर्फ सरकार ने बंधुआ मजदूर बना दिया, कर्मचारियों को बंधुआ मजदूर। और अब भड़क गया है काम। अब आप देखना नवंबर में जो है मतलब कर्मचारी सड़कों पे आएंगे और उनके साथ जो है कर्मचारी भी आएंगे। ऐसा नहीं कि कर्मचारी नहीं आएंगे, कर्मचारी भी आएंगे। और लोगों को जो आप देखिए 1 लाख करोड़ से कर्जा ऊपर हो गया है। सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने जो है अब 45,000 करोड़ कर्जा जो है ले लिया। तो डाला कहाँ? वो हम तो ये पूछ रहे हैं, डाला कहाँ? श्वेत पत्र जारी करो, कहाँ डाला? ना विकास कार्य हिमाचल प्रदेश में ठप पड़े हैं। कर्मचारी पेंशन को 1 पैसे का भी लाभ नहीं मिला है। तो पैसा गया कहाँ? ये खुद खा गए पैसा है। तो इसलिए जो मतलब ये है कि अब पेंशन पीछे जो रैली है तो ठीक कहा कि अगर सरकार दे नहीं सकती तो राष्ट्रपति शासन लग जाना चाहिए। राष्ट्रपति शासन लगेगा तो सेंटर से पैसा भी आएगा, कर्मचारी और पेंशनों को जो है उनकी देनदारियाँ जो वो भी मिलेगी। अब क्योंकि अब भड़क गया है काम, अब ये सूत में आने वाला नहीं है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं आज दूंगा, कल दूंगा, परसों दूंगा, 6 महीने बाद दूंगा। वो 6 महीने का भी आना ही नहीं है। 3 साल तो गुजर गए हैं।
और अगर मुख्यमंत्री को अगर ये है, बुलाइए पेंशनों की, पेंशनों के जो कर्मचारी नेता उनको बुलाओ, बैठक के बात करो, रिटन एग्रीमेंट करो, तभी मानेंगे। अदरवाइज जो है हिमाचल प्रदेश का जो कर्मचारी पेंशन है नहीं मानेगा। गलत किया। आप देखिए, जब जो 2.5 साल का रखा हुआ था तो 5 साल क्यों कर दिया? सुखविंदर सुक्खू तो ये चाहता कि अब मेरे भी 10 साल और हो जाएं। कैसे होंगे? ये तो चलो कैबिनेट में इन्होंने फैसला लिया कि इनका बढ़ा दिया 2.5 साल और, ये भी गलत है। ये भी ऐसा नहीं करना चाहिए कि जब अपने पास ऐसी पावर हो तो लोग खिलाफ हो जाएंगे। लोग तो खिलाफ हो ही गए हैं, इसमें दो राय तो कोई है ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद देश भर में अध्यापक बनने के लिए टेट पास करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। इस फैसले का सीधा असर हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड में देखने को मिल रहा है, जहां नवंबर में होने वाली टेट परीक्षा के लिए रिकॉर्ड संख्या में आवेदन आए हैं। बोर्ड को इस बार कुल 38,883 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 36,571 आवेदन सही पाए गए हैं। जून 2025 में हुई पिछली परीक्षा की तुलना में इस बार 1,972 अधिक आवेदन दर्ज किए गए हैं। बोर्ड सचिव डॉक्टर मेजर विशाल शर्मा ने जानकारी दी कि नवंबर की परीक्षा के लिए जेबीटी, संस्कृत और मेडिकल विषयों में आवेदनों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है। जेबीटी में इस बार 2,615 अधिक आवेदन आए हैं, संस्कृत विषय में 616, मेडिकल विषयों में 237 अधिक आवेदन आए हैं। वहीं कुछ विषय जैसे आर्ट्स, नॉन मेडिकल और स्पेशल एजुकेटर में आवेदनों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि आवेदनों में यह वृद्धि सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का असर है जिसमें सभी शिक्षकों के लिए टेट परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया गया है। इससे पहले कई राज्यों में यह नियम लागू नहीं था, लेकिन अब इसे लागू किए जाने से शिक्षक बनने के इच्छुक अभ्यर्थियों को टेट परीक्षा देनी ही होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड द्वारा यह परीक्षा 2 से 16 नवंबर 2025 के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षा की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई है। बोर्ड सचिव ने बताया कि कुछ अधूरे या त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्रों को रद्द कर दिया गया है और केवल सही आवेदकों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति भी दी जाएगी। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के घाट ग्राम पंचायत के स्लॉट गांव में सड़क निर्माण कार्य अधर में लटक गया है, जिससे ग्रामीणों में गहरा असंतोष और निराशा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क निर्माण के लिए मशीनरी गांव में पहुंच चुकी है, लेकिन एमपी सरकार से मिलने वाला बजट अब तक जारी नहीं हुआ है। वार्ड मेंबर भूपराम ने बताया कि सड़क निर्माण को लेकर गाँव वालों में काफी उम्मीदें थी, लेकिन अब सब कुछ रुक चुका है। भूपराम वार्ड मेंबर ने कहा कि जो पैसा हमें एमपी सरकार से मिलना था वह नहीं मिला है। अब राज्य सरकार भी हमारी सुनवाई नहीं कर रही है। मशीनरी तो गांव में लग गई, लेकिन भुगतान नहीं हुआ है, इसीलिए निर्माण कार्य रुका पड़ा है। भूपराम का कहना है कि उन्होंने इस समस्याओं को लेकर राज्य सरकार और संबंधित विभागों के पास कई बार गुहार लगाई, लेकिन वहां से भी कोई ठोस मदद नहीं मिली है। उन्होंने आगे कहा कि हमने जनता के लिए काम किया, सरकार की योजनाओं को जमीन पर उतारने की कोशिश की, लेकिन अब सरकार ही हमें सजा दे रही है। गांव के बुजुर्ग निवासी भी इस समस्या से परेशान हैं। उनका कहना है कि सड़क अधूरी होने से गांव के लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। गांव के निवासियों का कहना है कि हमने सरकार पर भरोसा किया, पर अब वही सरकार घाव दे रही है। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि जो बकाया उनका बचता है वह तुरंत उन्हें दिया जाए। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार की योजनाएं कागजों पर सीमित रह गई है, जबकि जमीन पर ना तो विकास नजर आ रहा है और ना ही प्रशासन से कोई सुनवाई हो रही है। फिर हम पंचायत मंत्री के पास गए जी, तो जो 14 लाख का वो एस्टीमेट लाया था, हमने बोला जी आप दो। वहाँ पर जो है कोर्ट में जब वहाँ से वो वीडियो सामने आपको एस्टीमेट दे दिया है, तो वो जो है जी क्या कहते हैं टरकाते रहे। आज तक काफ़ी टाइम हो गया, उसने मेरे खिलाफ जो है वहाँ सोलन से केस कर दिया कोर्ट में। वो जब चला हुआ था तो उन्होंने जो है जिस मेरे को अभी 25 सितंबर को मेरे को 6 महीने की सज़ा का आदेश सुना दिया और 1 महीने के अंदर अपील करने के लिए बोला, और 1 महीने के अंदर अपील करके जो 1 महीने के अंदर वो पैसा देना था। फिर उसके बाद हमने बोला भाई अब तो दे दो ये पैसा, अब तो मेरे को उससे आदेश भी हो गए। उन्होंने बिल्कुल कोई नहीं सुना जी हमारा, और ये 12 साल से जो है हमारे को कुछ भी नहीं है दे रहे उस रोड के। हमारे बने हुए रोड है जी, बनाए गए, और उसमें जो है नज़रअंदाज कर रहे हैं जिसमें कि गाड़ियाँ चल रही है। अब मेरे को जो है क्या कहते हैं ऐसे हो गया कि अभी भी जब मेरे को 6 महीने की सज़ा हो गई तो मैं बोलता हूँ भाई अब तो दो हम जो है, ताकि वहाँ अपील में जो करके दूसरे कोर्ट में तो दे जमा करें वो पैसा। तो अभी तक भी नहीं देते जी। वो बोलते जी अब वो हम नहीं दे सकते, ऐसा तो टरका वो आगे टरका रहे हैं। हमारी जो ये समस्या थी जी, ये रोड की समस्या चली हुई थी, और उसमें जो भी इन्होंने अभी अपनी बात रखी वही सब
सारी बात है कि जो पैसा हमारा देना माना था एमपी सरकार, एमपी ने माना था, और जो हम मशीनें लाए थे वो मसला मशीनों का जो पैसा देना था वो पहले एमपी से मिलना था, एमपी से जो नहीं मिल पाया, फिर उसके बाद जो है मौजूदा सरकार भी हम उनके पास भी गुहार लगा रहे हैं। और अभी तक की स्थिति ये आ चुकी है कि जी इतना लंबा टाइम पीरियड निकल चुका है कि अब जो है इन पर वो केस उन्होंने कोर्ट का केस कर दिया हुआ है और उसमें जो है कोर्ट इनको सज़ा सुना दी गई हुई है। तो हमने अभी भी मौजूदा सरकार से ये गुहार लगाई थी कि जो ये राशि जो भी बनती है वो कृपया करके जो हमारे रेजोल्यूशन है, जो हमने उनको जो भी अपना रेजोल्यूशन दिए हैं या रेजोल्यूशन के माध्यम से और खुद जाकर भी उन्हें ये अवगत कराया है कि हमारे ऊपर ये समस्या है, तो वो हम चाहते हैं कि वो हमारी मौजूदा सरकार इस बारे में थोड़ी मदद पूरी तरह से इस संज्ञान ले। तो अभी तक हमारे को उसका भी कोई रिस्पांस नहीं आ रहा जी, जबकि ये पूरा एस्टीमेट उन्होंने मंगवा दिया हुआ है इसका कि जो जितने भी रोड बने हैं उसका एस्टीमेट करवा दिया गया हुआ है, और वो सारे डॉक्यूमेंट्स जो है उनको मंत्री जी को भी मिल गए और सरकार को भी हमने भेज दिए हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि उस पर जल्द से जल्द जो है सरकार संज्ञान ले। जी देखो, सरकार पर विश्वास इसलिए किया जाता है कि सरकार से जनता क्या चाहती है, जनता ये चाहती है कि सरकार जो है जब जनता सरकार के पास जाए तो सरकार उनकी सुने। बात ये नहीं है कि वो बीजेपी की है या वो कांग्रेस की है, बात ये है कि जो भी मौजूदा सरकार है वो जब लोगों की समस्याएं नहीं सुनेगी तो लोग कहाँ जाएंगे, आखिर कहाँ पर वो विश्वास करेंगे। तो इसलिए हम तो अभी मौजूदा सरकार है उनसे भी गुहार लगाते हैं कि जो हमारी अभी समस्या है वो इसमें संज्ञान ले और जल्द से जल्द लें। रोमांच के दृश्य से भरपूर शिमला फ्लाइंग फेस्टिवल 2025 का तीसरा दिन प्रतिस्पर्धा और कौशल का शानदार प्रदर्शन लेके आया। 3 बजे तक पायलट्स ने 5 प्रतिस्पर्धी राउंड पूरे कर लिए, जिनमें रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। तीसरे दिन के बाद लीडर बोर्ड ने निर्णायक रूप ले लिया, जिससे समापन समारोह को लेकर उत्सुकता बढ़ती हुई नजर आई। व्यक्तिगत वर्ग में चीन के योंग चेन ने असाधारण उड़ान कौशल दिखाते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया। उनके ठीक पीछे मोहम्मद नफी दूसरे स्थान पर रहे। वहीं टीम प्रतियोगिताओं में कड़ा मुकाबला देखने को मिला। प्रतिभागी पायलट्स ने आयोजकों द्वारा की गई विश्व स्तरीय व्यवस्थाओं की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट पैराग्लाइडिंग स्थल, अनुकूल मौसम और निर्धार प्रबंधन ने प्रतियोगिता को यादगार बना दिया है। कार्यक्रम के आयोजक अरुण रावत ने दिन के राउंड के सफल और सुरक्षित समापन पर प्रशंसा करते हुए कहा कि हम प्रतियोगिता के सुचारू और सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षित समापन से रोमांचित है। 5 राउंड का सफल समापन पायलट्स के कौशल और हमारी टीम के समर्पण का प्रमाण है। ये जुनगा साइट है शिमला में। अभी हम एक्यूरेसी लैंडिंग के लिए आए हुए हैं यहाँ कंपटीशन के लिए, और बढ़िया यहाँ पे अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा है रावत जी का, और थैंक्स फॉर द हॉस्पिटैलिटी। और काफ़ी अच्छे एक्सपीरियंस पायलट भी यहाँ पे आए हुए हैं जो हमारे साथ पहले भी काफ़ी कंपटीशन लड़ चुके हैं। अच्छी है साइट, और जो यहाँ के ऑर्गेनाइज़र हैं वो भी काफ़ी अच्छा यानी कि सपोर्ट करते हैं। तो मैं तो ये चाहूँगा कि इस इवेंट को थोड़ा सा और अच्छा यानी कि और ज़्यादा पायलट आके यानी कि हमारे को ज्वाइन करें। थैंक यू। हेलो, मैं धर्मशाला से आया हुआ हूँ शिमला कंपटीशन के लिए। आज हमारा फ्लाइंग का तीसरा दिन है, तो काफ़ी अच्छा है। आज वेदर भी बहुत अच्छा है, बाकी बहुत अच्छी साइट है यहाँ पे। ये जुनगा की फ्लाइंग के लिए बहुत अच्छा है, सेफ साइट है, ऐसा नहीं है कि रिस्की साइट है, बहुत अच्छी साइट है।
हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य में वैज्ञानिक तरीके से मलबा निपटाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 7 सदस्यीय उप समिति का गठन किया है। यह समिति प्रदेश में बेहतरीन मलबा डंपिंग से हो रहे पर्यावरणीय क्षति और आपदा जोखिम को देखते हुए बनाई गई है, जो वैज्ञानिक उपाय सुलझाने के लिए 45 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट राज्य कार्यकारी समिति को सौंपेगी। यह फैसला 27 सितंबर को राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की बैठक में लिया गया था। समिति का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 21 के तहत किया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव इस समिति के अध्यक्ष होंगे और इसमें पर्यावरण, ग्रामीण विकास, शहरी विकास, जल शक्ति और वन विभाग के अधिकारी भी शामिल होंगे। इस मुद्दे को हाल ही में कहराते पहाड़ अभियान के तहत प्रमुखता से उठाया गया था। 9 सितंबर को विकास के नाम पर पहाड़ों को खोद नदी नालों के किनारे डंप कर दी गई तबाही का सामान शीर्षक से प्रकाशित रिपोर्ट के बाद सरकार ने इस पर संज्ञान लिया। हिमाचल में परियोजनाओं और निजी निर्माण कार्यों से निकले मलबे को नदी नालों और खड्डों के किनारे बेहतरीन तरीके से डंप किया जा रहा है, जिससे भारी वर्षा या बादल फटने की स्थिति में यह मलबा आबादी वाले इलाकों में तबाही मचा रहा है। राज्य में कोई अधिसूचित डंपिंग साइट नहीं है। नगर निगम शिमला की भरियाल साइट को छोड़कर प्रदेश में कहीं भी अधिकृत मलबा निस्तारण स्थल नहीं है। वहीं बड़ी परियोजनाएं बनाने वाली कंपनियों के पास केवल कागजों पर डंपिंग साइटें हैं। इनका उपयोग नियमानुसार नहीं किया जा रहा है। सरकार द्वारा गठित समिति अब मलबा निपटान के लिए स्थायी, वैज्ञानिक और व्यवहारिक समाधान ढूंढेगी, ताकि भविष्य में आपदाओं के जोखिम को कम किया जा सके और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखे जा सके। सरकार की यह पहल प्रदेश के पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने शिमला शहर से सटी ग्राम पंचायत चायली में 40 लाख रुपए की लागत से बनने वाली चायली सड़क के चौड़ीकरण कार्य का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए प्रतिबद्ध है। मंत्री ने बताया कि चायली क्षेत्र का शिमला के विकास में ऐतिहासिक योगदान रहा है, इसीलिए इस क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। उन्होंने बताया कि सड़क के लिए पहले वीरभद्र सिंह सरकार के दौरान 36 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन उस समय ग्रेडिंग का सही ध्यान नहीं रखा गया। अब सड़क के ग्रेड को सुधारते हुए चौड़ीकरण और बस पासिंग की प्रक्रिया जल्द ही पूरी की जाएगी। साथ ही मेटलिंग कार्य के लिए भी शीघ्र बजट स्वीकृत किया जाएगा। विक्रमादित्य सिंह ने बताया कि चायली पंचायत पहले काफी बड़ी थी, जिसका मुख्यालय टोटू में था, लेकिन अब इसे चायली में शिफ्ट करने पर विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक HRTC के इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध नहीं होती, तब तक चायली से शिमला बस अड्डे तक प्राइवेट टैक्सी सेवा चलाई जाएगी, ताकि लोगों को आवाजाही में सुविधा मिल सके। उन्होंने बताया कि हाल ही में गड़ावग गांव में सीवरेज प्लांट का निरीक्षण किया गया था, जिसमें पाई गई कमियों को दूर कर दिया गया है। गड़ावग सड़क को वन विभाग के माध्यम से तैयार किया जाएगा। इसके लिए सभी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। मंत्री ने कहा कि सतलुज नदी के पास शकरोली क्षेत्र से शिमला शहर के लिए एक बड़ी पेयजल योजना लगभग पूरी हो चुकी है, जिसके संचालन के बाद न केवल शिमला शहर बल्कि चायली पंचायत क्षेत्र को पेयजल आपूर्ति का लाभ मिलेगा, जिससे यहाँ की पानी की समस्या काफी हद तक दूर हो जाएगी। मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि चायली पंचायत में विकास कार्यों के लिए विधायक निधि से 15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इसमें छोटी सड़कों की मरम्मत, सोलर लाइट्स, कच्चे पक्के रास्तों का निर्माण और नया सामुदायिक भवन बनाना शामिल है। उन्होंने घोषणा की कि पुराने सामुदायिक भवन को तोड़कर नया भवन बनाया जाएगा, जिसके लिए प्रथम चरण में 2.5 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। साथ ही पंचायत क्षेत्र के अन्य विकास कार्यों के लिए 2.5 लाख देने की घोषणा की गई। कार्यक्रम के दौरान विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री आपके द्वार अभियान के तहत लोगों की समस्याएं सुनी और कई मामलों में मौके पर ही समाधान भी सुनिश्चित किया। उन्होंने बताया कि यह कार्यक्रम शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में चरणबद्ध तरीके से चलाया जा रहा है, ताकि सड़क, पेयजल, कम वोल्टेज और अन्य बुनियादी समस्याओं का निवारण हो सके।
हिमाचल प्रदेश के बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी ने आज मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य में लोगों का रुझान तेजी से प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष भले ही प्रदेश को आपदा से भारी नुकसान झेलना पड़ा हो, लेकिन इसके बावजूद सेब उत्पादन के मामले में यह साल किसानों के लिए राहत भरा साबित हुआ है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस बार सेब की पैदावार पिछले वर्ष की तुलना में बेहतर रही है। सड़कें अवरुद्ध होने और आपदा के बावजूद भी सेब मंडियों तक पहुंचा और कारोबार अच्छा चला। उन्होंने यह बताया कि दूध के दामों में वृद्धि से किसानों और पशुपालकों की आर्थिकी को बल मिला है। जगत सिंह नेगी ने कहा कि राज्य सरकार ने 2025 में आई आपदा का विस्तृत मूल्यांकन कर रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेज दी है, लेकिन अभी तक केंद्र से कोई राहत राशि प्राप्त नहीं हुई है। उन्होंने बताया कि इस आपदा में हिमाचल प्रदेश को 5,500 करोड़ का नुकसान हुआ है। अभी प्राकृतिक खेती को लेकर खासकर जो है मक्की है, आपके जौ है, इस पे काम हो रहा है और आने वाले समय में और जो फसल है उसको भी इसके जद में लाया जाएगा। इसमें जो अच्छा रेट सरकार की तरफ से समर्थन मूल्य दिया जा रहा है। दूध को लेकर विशेष आप देखेंगे गाय के दूध और भैंस के दूध में रेट जो है काफ़ी बढ़ाया गया है। उसका ये पहली बार समर्थन मूल्य हिमाचल प्रदेश की सरकार ने शुरू किया देश में, तो उसके अच्छे नतीजे आ रहे हैं कि आने वाले समय में जो है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर को जो है बढ़ावा देने की सख्त जरूरत है। 2025 में आपदा के कारण जो नुकसान हुआ है, जिसका मूल्यांकन करके केंद्र सरकार को प्रेषित भी किया है, कोई 5,500 करोड़ से ऊपर का है और प्रधानमंत्री जी स्वयं आए 1,500 करोड़ का जो है घोषणा करके गए रिलीफ के लिए, परंतु अभी तक एक पैसा नहीं आया। प्रदेश की सरकार ने अभी हाल के कैबिनेट में फैसला किया है कि इस आपदा के दौरान जो भी नुकसान हुआ है उसको स्पेशल पैकेज देंगे, जैसे 2023 में किया। जैसे मकानों का केंद्र सरकार 1,30,000 देते हैं, स्पेशल पैकेज जो हम देने जा रहे हैं या 2023 और 24 में दिया है, पर मकान 7 लाख रुपए दिया गया है और जो पार्सल है उसको 1 लाख। तो ये सारा का सारा पैकेज जो है पूरे प्रदेश में दिया जाएगा और इसकी शुरुआत जो है 4 लाख रुपए की प्रथम किस्त के साथ माननीय मुख्यमंत्री नवंबर के महीने में जो है कुल्लू, बिलासपुर और मंडी के लोगों को शुरू करेंगे, जिनके मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए। कुछ लोग तो अभी जो है उनको किराए के मकानों पर रह रहे हैं, पर वो भी बहुत अब कई 200-400 के करीब रह गए हैं। बाकी लोग जो है अपने रिश्तेदारों के पास भी है, कुछ लोग अपने जो डोगरिया है उसमें रह रहे हैं, पर बिना छत का कोई भी नहीं है। आरोप खाली आरोप के लिए लगाए जाते हैं। बताएं तो सही उसमें क्या चीज़ करें हम। और ये भी जानना ज़रूरी है कि 118 में अगर कोई भी संशोधन लाना है, ये संशोधन माननीय विधानसभा के माध्यम से ही आता है, बिल के रूप में आएगा तब संशोधन होगा। उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि इसमें कोई संशोधन हो रहा है। वैसे हवा में कहने की बात है। इस बार पिछले बार से सेब की जो है उत्पादन में जो बढ़ोतरी हुई, परंतु अगर मौसम ठीक रहता तो और भी ज़्यादा होना था। कोई 3.25 करोड़ से ऊपर इस बार पेटियाँ आई है और साथ में 1 लाख मीट्रिक टन जो मंडी मदरसा के तहत हम जो सेब सी ग्रेड का लेते हैं एचपीएमसी ने लिया है, तो 120 करोड़ के करीब की लायबिलिटी खड़ी हो गई है। तो ये भी एक बड़ी बात रही कि सड़कें बंद रही, बहुत ज़्यादा मौसम खराब रहा, फिर भी सेब जो है बागवानों के बगीचों में नहीं सड़े, मंडियों में पहुंचाया गया। और उसके अलावा जो सेब सी ग्रेड का था वो सारा का सारा जो है एचपीएमसी ने उसकी प्रोक्योरमेंट की है। नवंबर नजदीक आते ही हिमाचल प्रदेश में मौसम ने करवट ली है। पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ने लगी है और राजधानी शिमला में रातें अब ज्यादा सर्द महसूस होने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार 27 अक्टूबर को शिमला का न्यूनतम तापमान 11.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जबकि मंगलवार को यह घटकर 9.6 डिग्री सेल्सियस रह गया। आने वाले 48 घंटों के दौरान तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा, लेकिन इसके बाद अगले 3 से 4 दिनों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना भी जताई गई है। इसी तरह अगले 4 से 5 दिनों में अधिकतम तापमान में भी धीरे धीरे 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट के आसार है। पिछले 24 घंटों के दौरान राज्य में मौसम शुष्क बना रहा। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार पूरे प्रदेश में 3 नवंबर तक आसमान साफ रहेगा और फिलहाल बारिश या बर्फबारी के कोई संकेत नहीं है।
सोमवार को दर्ज अधिकतम तापमान कुछ इस प्रकार से रहा है। ऊना में 32.4 डिग्री सेल्सियस, हमीरपुर में 31.0, बिलासपुर में 30.0, कांगड़ा में 28.6, नाहन में 27.6, धर्मशाला में 27.1, सोलन में 27.0, मंडी में 24.7, शिमला में 21.6 और मनाली में 19.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। राजधानी शिमला में मंगलवार को धूप खिली रही, जिससे दिन में ठंड का असर कुछ कम महसूस हुआ है, लेकिन शाम ढलते ही ठंड का आभास होने लगा है। मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि वे सुबह और रात के समय ठंड से बचाव के लिए सावधानियां बरतें। राजधानी शिमला में प्रदूषण कम करने के लिए सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की घोषणा के बाद अब टैक्सी ऑपरेटरों ने इस योजना पर कई सवाल खड़े किए हैं। एक टैक्सी चालक ने कहा कि हिमाचल में कहीं भी इलेक्ट्रिक वाहनों के चार्जिंग स्टेशन या वर्कशॉप हमें दिखाई नहीं दे रही है। अगर सरकार चाहती है कि लोग इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं तो पहली सुविधाएं उपलब्ध करवानी होगी। टैक्सी चालकों का कहना है कि पहाड़ी इलाकों में बैटरी की दिक्कत एक बड़ी चुनौती है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाहन औसतन 150 से 200 किलोमीटर तक ही चल पाते हैं। ऐसे में लंबी दूरी तय करने वालों के लिए यह मुश्किल साबित हो सकता है। टैक्सी चालकों ने मांग की है कि चार्जिंग स्टेशन लगाए जाए, सर्विस के लिए वर्कशॉप स्थापित किए जाए, लोगों को सब्सिडी व ऋण सुविधा भी उपलब्ध करवाई जाए। उनका कहना है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी काफी अधिक है। जी धन्यवाद। मेरा नाम नरेश वर्मा है, मैं अध्यक्ष छोटा शिमला टैक्सी यूनियन का हूँ। देखो, ई टैक्सी लाना एक जादू की छड़ी तो नहीं है। पहले हमें ग्राउंड लेवल पे काम करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले जब ई टैक्सी आएगी तो उसका चार्जिंग स्टेशन होना चाहिए। अभी सरकार की जो गाड़ियाँ आई भी है, इनके पास मात्र अपने ही चार्जिंग स्टेशन है और उनकी अपनी ही गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी रहती है, चाहे वो बसेज है, चाहे इनकी गवर्नमेंट अंडरटेकिंग इन्होंने प्राइवेट टैक्सीज ली है वो है। और दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि अगर ये ई टैक्सी लाना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, लाएँ। और हम इसका स्वागत भी करते हैं कि पोल्यूशन जो है वो एक किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं है, आम जनता के लिए, और उसमें हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। सबसे बड़ी चैलेंज जो इसमें है, एक तो इसके रेट बहुत ज़्यादा हाई है। सरकार हमें बार बार वो कह रही है कि आप अपनी पुराने टैक्सी दे के ई टैक्सी ले लो। चलो हम ले भी लेते हैं, लेकिन इसकी जो बैटरी है वो बैकअप इसका 200 किलोमीटर का है, किसी का 150 का है। अब यहाँ से मान लो कोई हमारे चंबा पेशेंट लेके जाना है हमने, तो वो रास्ते में वो चंबा 400 किलोमीटर है, तो 2-3 घंटे उसको चार्जिंग में लगेगा। बाकी पेशेंट का अपना भी कोई होता है कि कहीं उसको वॉमिटिंग आ रही है, किसी तरह की भी समस्या हो सकती है, तो ये हमारे लिए नहीं रहेगी इसकी सुविधा जो है। जैसे चंडीगढ़ ही जाना है, किसी का फ्लाइट है, अब ऑन द वे अगर इस तरह की दिक्कतें आएगी तो हमें जो है ना टूरिस्ट हायर करेगा और ना ही। और रही बात लोकल की कि हाँ जी चलो जी लोकल में टैक्सीज अगर चलेगी तो यहाँ 100-150 किलोमीटर का रनअप जो रहता ही है आदमी का, लेकिन जो चार्जिंग स्टेशन है वो कहीं भी नहीं है। अब इसको चार्ज कहाँ करेंगे हम आए दिन? और ये ऐसा नहीं है कि एक बार चार्ज कर दिया तो 1 महीना चलेगी। चार्जिंग स्टेशन है और हमें सब्सिडी रेट पे इसकी जो है किस्तें मुहैया कराई जाए। और सबसे पहले कि इतनी जो गाड़ियां हैं इन्होंने इनको अगर एक्सचेंज करना है तो इसके लिए इनके पास थोड़ी जो और उसके भी रेट मिले हमें, क्योंकि अभी हाल ही में हमारे पास जैसे नोवा क्रिस्टा है और ये गाड़ियाँ ये 25-25 लाख की गाड़ियाँ हैं। अब इसको एकदम से हम कैसे उसको कर दें, ख़त्म कर दें, क्योंकि उनके भी इंस्टॉलमेंट्स चल रहे हैं। इसमें भी कोई पॉलिसी लाएं और इसका हम स्वागत कर रहे हैं, लेकिन पहले ग्राउंड पे इसकी वो करनी पड़ेगी, क्योंकि इनके पास ना तो वर्कशॉप है अभी। अगर मान लो गाड़ी में कोई प्रॉब्लम आती है तो गाड़ी हम कहाँ चेक कराएंगे? बिल्कुल जी यही हमारी अभी बर्तन हमारा एक मीटिंग रखा था जिसके इलेक्ट्रिकल के ऊपर मैं भी उस मीटिंग में था, तो उन्होंने हमसे यही रिव्यू लिया कि आप इसको कैसे देखते हैं। तो हमने सारी समस्याएं बताई है कि अभी इसको सिर्फ कहना ही सही रहेगा, लेकिन इसको ग्राउंड पे लाने के लिए सरकार अभी खुद इसको पहले इसका ग्राफ तैयार करे। अभी इनके जो भी चार्जिंग स्टेशन है मुझे कहीं दिख नहीं रहे, कहीं लगे भी हो। बिल्कुल जैसे प्राइवेट गाड़ी है, वो प्राइवेट गाड़ी जिसने आज दिवाली में गाड़ी ली है और कल को एक्सचेंज ऑफर लगता है तो उसकी जो रीसेल वैल्यू है कंपनी थोड़ा उसको V2 ही लेगी, वो तो V2C करेगी या उसका 50% ही रेट देगी, तो उसका खमियाजा कौन भुगते हैं? इसमें यही है कि ये बिल्कुल अभी जो है इस ना के मात्र है, ये सिर्फ अलॉटमेंट्स है और इसका ग्राउंड कोई भी नहीं है।